प्यारे बच्चों, आज हम एक अगला टॉपिक ले रहे हैं इस चैप्टर का, विलयन का, जिसका नाम है गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि विलेयता क्या है। विलेयता मतलब सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का क्या मतलब है? किसी भी पदार्थ की विलेयता से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हो, उस मात्रा को उस पदार्थ की हम विलेयता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई बीकर ले लिया और ताप निश्चित कर दिया, इसको ना तो टेम्परेचर को कम करना है ना ज़्यादा, और इसमें हमने यहाँ भर लिया 100 ml पानी, 100 मिली पानी भर दिया इसमें। अब इसमें हमने कोई पदार्थ, मान लीजिए नमक लिया, उस नमक को इसमें घोलते रहे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, संतृप्त विलयन बनाना, और तब तक घोलते रहे जब तक वो इसमें घुलना बंद ना हो जाए, अर्थात इसका जब तक संतृप्त विलयन ना बन जाए। तो उस स्थिति में जितनी मात्रा NaCl की घुली, वो इस NaCl की विलेयता कहलाएगी, उसको हम NaCl की विलेयता कहेंगे। ऐसे ही अगर हम NaCl की जगह, ये तो हमने ठोस लिया था, हम किसी गैस को घोल रहे हैं, कोई गैस इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो उस गैस की विलेयता होगी। अब भिन्न भिन्न गैसों की विलेयताएं निश्चित ताप पर और भिन्न भिन्न विलायकों में भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये जो गैसें हैं भिन्न भिन्न विलेयताओं वाली, इनकी विलेयता कई फैक्टर पर निर्भर करेगी। जैसे पहले एक आदम उदाहरण देख लें। मान लीजिए एक गैस है NH3। ये भी ध्यान रखेंगे, NH3 ऐसी गैस है जिसकी जल में सर्वाधिक विलेयता है। ये सबसे अधिक विलेय होती है, जितनी भी गैसें हैं सबसे अधिक विलेय NH3 है। और इसी के साथ में बता दूं, ये गैस है हीलियम, वो सबसे कम विलेय होती है। तो हमने देखा कि दोनों गैसें, एक बार हमने पानी में NH3 को घोल कर देखा तो वो तुरंत घुल गई, फिर हमने हीलियम को घोल कर देखा तो वो बहुत कम मात्रा में घुलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न गैसों की एक ही विलायक में स्थिर ताप पर विलेयता भिन्न भिन्न होती है। अब इन विलेयताओं की तुलना हम गैसों की करते हैं अवशोषण गुणांक से। एक अवशोषण गुणांक हम टर्म यूज करते हैं, उसकी सहायता से हम इनकी विलेयता का एक दूसरे से कंपैरिजन या तुलना करते हैं। अब ये क्या होता है, जो नई टर्म आई है अवशोषण गुणांक, ये क्या होती है? तो इसका मतलब है किसी निश्चित ताप और एक वायुमंडल ताप पर, ये हमने जो विलायक लिया, जैसे पानी ले लिया, तो इसकी एक तो वायुमंडल दाब पे लिया था हमने जो, और कोई टेम्परेचर निश्चित ले लिया, मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लिया था, ये इसका टेम्परेचर हो गया था। तो निश्चित ताप और एक वायुमंडल दाब पर इसके इकाई आयतन में, एक 1 ml में जितनी STP पर किसी गैस का आयतन घुलेगा, ये अनुपात इसका अवशोषण स्थिरांक या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। फिर से समझें एक बार, किसी निश्चित ताप, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया मैंने, किसी निश्चित ताप और एक वायुमंडल दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, इकाई आयतन मतलब 1 मिली में, घुली हुई गैस का STP पर आयतन, अब इस यहाँ जो हम गैस लेंगे उस गैस का आयतन लेंगे STP पर, यहाँ जो गैस घोल लेंगे। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पर टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 वायुमंडली होगा, इस पर हम लेंगे इस गैस को। तो इस स्थिति में गैस का आयतन बटे
P और V का गुणनफल, ये जो अनुपात आएगा उसे हम अवशोषण स्थिरांक कहेंगे। मान लीजिए इस परिस्थिति में V0 आयतन जो है वो गैस का घुल गया और इसका दाब P है, ठीक है, और एकांक आयतन या कोई भी आयतन ले लिया हमने V, तो जो कोएफिशिएंट है इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसको? अवशोषण स्थिरांक को। अवशोषण स्थिरांक, इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये आ जाएगा V0 अपॉन P इंटू V। यो P यो वाला है जो दाब लिया है, V वो आयतन जिसमें हम गैस को घोल रहे हैं, और V0 गैस का वो आयतन है जो STP पे हम लिया गया। तो ये अनुपात अवशोषण स्थिरांक कहलाता है। अब इसमें अवशोषण स्थिरांक या अवशोषण गुणांक का मान किसी भी गैस के लिए जितना ज़्यादा होगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात जो ये अल्फा है यो विलेयता के समानुपाती होता है। विलेयता यो समानुपाती विलेयता के, जिस गैस का अल्फा ज़्यादा है उतनी उसकी विलेयता अधिक। ये तो एक सामान्य जानकारी मैंने दी विलेयता के संबंध में। अब मुख्य चीज जो प्रश्न पत्र में पूछी जाती है कि गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप मुख्य टॉपिक पर आ जाएं। आप विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट यानी वाटर, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से कारक हैं? पहला तो है गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। जो गैस हम मिला रहे हैं या घोल रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है। अब प्रकृति से क्या मतलब है कि जो गैस विलायक से क्रिया कर जाएगी, विलायक में अधिक विलेय होगी। क्रिया करने का क्या मतलब है कि वो जैसे NH3 है, मैंने ऊपर उदाहरण दिया था, NH3 को अगर हम, ये सबसे ज़्यादा विलेय होती है, मैंने अभी दिया था उदाहरण ना इसका, इसको अगर हम H2O में, H2O को मैं HOH इस तरह लिख रहा हूँ, इसमें घोल दें तो ये क्या बन जाता है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस में और OH माइनस में आयनित हो जाता है। तो गैस की प्रकृति पे कैसे निर्भर करेगी? अगर विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में घुलने वाली, विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में आयनित होने वाली कोई गैस हो और उसमें अगर एक क्वालिटी और हो कि वो शीघ्र द्रवित हो जाए, तो वो विलायक में अधिक विलेय होगी। इसका मतलब जो गैस की नेचर है या गैस की प्रकृति है वो दो चीज़ों पर निर्भर करी। पहली चीज क्या हुई कि वो विलायक में आयनित होनी चाहिए, अर्थात विलायक से क्रिया करनी चाहिए, विलायक के साथ क्रिया करना। और दूसरे उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए कि वो द्रवित होना, शीघ्र द्रवित हो जाए। अगर ये दोनों गुण हैं तो वो पदार्थ या वो गैस द्रव में अधिक विलेय होगा बनिस्पत अन्य गैसों की। तो इसीलिए जो NH3 है वो जल में अधिक विलेय होती है क्योंकि इससे क्रिया कर लेती है, जबकि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हीलियम ये गैसें हैं या हाइड्रोजन हैं वो विलायक से जल्दी से क्रिया नहीं करती, इसलिए और द्रवित भी कठिनाई से होती हैं। ये भी इसके साथ विशेषता है इनकी, कठिनाई से द्रवित होती हैं और विलायक से क्रिया नहीं करती, इसलिए ये कम विलेय होती हैं। अब दूसरा फैक्टर आता है विलायक की प्रकृति। पहला फैक्टर था नेचर ऑफ गैस, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति।
विलायक की प्रकृति भी क्या नाम है, विलेयता को प्रभावित करती है। कैसे? अब एक चीज गांठ बांध लो, डिजॉल्व सॉरी लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये एक नियम है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब समान प्रकृति वाले पदार्थ एक दूसरे में विलय होते हैं। अब समान प्रकृति से क्या मतलब है? समान प्रकृति का मतलब है ध्रुवीय और अध्रुवीय, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अगर पदार्थ भी ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है तो वो उसमें विलय होगा। पदार्थ ध्रुवीय है, विलायक अध्रुवीय है तो विलय नहीं होगा। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था NH3 वाला एग्जांपल, NH3 HCl ये ध्रुवीय पदार्थ हैं, इसलिए जैसे ये जल के संपर्क में आते हैं, जल भी ध्रुवीय विलायक है तो यो NH4OH बना देता है। ये HCl में तुरंत घुल के H3O आयन और Cl माइनस क्लोराइड आयन, इसी तरह ये आयनाइज हो जाएगा NH4 प्लस में और OH माइनस में। इस तरह ये अभिक्रिया कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं क्रिया? क्योंकि ये समान प्रकृति के हैं, यो भी ध्रुवीय है, यो भी ध्रुवीय है। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि हम ध्रुवीय और अध्रुवीय का पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता लगाने का तरीका है कि वे पदार्थ जो ऐसे परमाणु से बने हों जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में बहुत अधिक अंतर हो, जिनकी ऋणात्मकताओं में बहुत अधिक अंतर हो। जैसे NH3 का अणु N और H से मिलकर बना है, N की विद्युत ऋणात्मकता H से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये ध्रुवीय है। H2O भी H और O से, इसलिए ये ध्रुवीय है। ऐसे ही HCl है, H और Cl से Cl की ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर आप ये ना पता कर पाए कि ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, अगर केंद्रीय धातु परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा यौगिक ध्रुवीय होगा। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, जैसे H2O है, H2O में O के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्योंकि O के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, 2 की साझेदारी हो जाती है और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास बचे रहते हैं। ऐसे ही NH3 में N के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 की साझेदारी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर बचा रह गया। तो ये ऐसे यौगिक हैं जो ध्रुवीय गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये ध्रुवीय विलायकों में ही विलय होंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कौन सा इफेक्ट? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब तीसरा प्रभाव आता है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा इफेक्टेड करेगा विलेयता को? तो देखो भैया, जो विलेयता है या जो घुलने की क्रिया है, जैसे हमने मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, इसको जल में घोला हमने और क्या बन जाएगा? H2CO3। तो इस क्रिया में हीट निकलती है, ऊष्मा, और वो क्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है वो क्या कहलाती हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो यो क्रिया कैसी है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया है ऊष्मा क्षेपी? घुलने की क्रिया। तो गैसों की द्रव्य विलेयता जो है वो ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, इसलिए अब ऊष्मा क्षेपी में तो हीट निकलेगी। तो लाशा तेलिए का नियम अगर आपको याद हो पिछले साल का, तो उसने बताया था कि साम्य पर अगर हम किसी कारक की प्रकृति में परिवर्तन कर दें तो साम्य उस ओर विस्थापित हो जाएगा जिधर उस कारक का विरोध हो। तो एक तो ये कड़वा और नीम पे चढ़ गया, एक तो वैसे ही ऊष्मा क्षेपी है और हमने इसकी मान लीजिए हीट बढ़ा दी, ऊष्मा इसे और दे दी, तो क्या होगा? अभिक्रिया विपरीत दिशा में होना शुरू हो जाएगी, साम्य विपरीत विस्थापित हो जाएगा, अर्थात H2CO3 काय में टूट जाएगा? जल में और CO2 में, यानी जल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी शुरू हो गई, विलेयता घट गई। शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? विलेयता कम हो जाएगी।
इसलिए अगर गैस की द्रव में विलेयता का अध्ययन ताप के माध्यम से करना है या ताप के आधार पर करना है तो विलेयता बढ़ाने के लिए ताप को कम करना होगा या ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाएगी। फिर ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। कुछ गैसें, ये एक्सेप्शन है, क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो ऐसी गैसें हैं जो जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित करती हैं, अर्थात इनकी विलेय अभिक्रिया क्या होती है, एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी, यो एंडोथर्मिक अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो जब ऊष्मा शोषी होती है तो वो टेम्परेचर बढ़ाने पर आगे की तरफ स्थापित होगी। इसलिए अगर हीलियम या हाइड्रोजन को हमें जल में घोलना है तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा। ये हुआ ताप का प्रभाव विलेयता पर। अब हम चौथा फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। चौथा फैक्टर है अदर सब्सटेंस की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस से क्या मतलब है, बाहर से हम कोई और पदार्थ मिला दें। गैस तो हम घोल ही रहे हैं विलायक में, लेकिन कोई और पदार्थ अगर हमने मिला दिया तो बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में, चाहे वो पदार्थ कार्बनिक हो या अपघट्य, उसकी उपस्थिति में गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है, गैस की विलेयता घट जाएगी। अब इसको पहले तो लिख दें हम यहाँ, अदर सब्सटेंस से विलेयता घट जाती है। अब इसको आसानी से याद करने के लिए आप ये समझें, किसी चीज़ को याद करना होता है तो उसको अपने डेली लाइफ से, जो हम डेली लाइफ जी रहे हैं उसमें हमारे जो अनुभव हैं उससे जोड़ दो। आजकल गर्मी के दिन है, कोल्ड ड्रिंक खूब पी रहे होंगे भैया, बहुत बच्चे मौज मार रहे होंगे। तो जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या होता है, जैसे ही कन्फेक्शनरी या दुकान पर गए, कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन खोला तो उसमें से तुरंत फोर्स के साथ एक तो CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब आपने पीना शुरू कर दिया, अगर उसको ऐसे ही पकड़े रहोगे CO2 निकलती रहेगी तो उसका जरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। मज़ा तो CO2 में ही है भाई, मज़ा तो तभी आएगा उसे पीने का जब गले को चीरती सी चली जा। और अगर तुमने रख के पी लिया फिर तो गौमूत्र सा हो गया, फिर उसमें क्या मज़ा आएगा। तो इसलिए CO2 जितनी ज़्यादा डिजोल्व होगी कोल्ड ड्रिंक में उतना ही वो हम पे ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगी। अब मान लीजिए आपने पीना शुरू करा, थोड़ी देर 2-4 घूंट मारे, कम हो गई। अब आप उस दुकानदार से कहें, अंकल जी जरा एक थोड़ा सा वो तो दो नमक। अब तुमने उसके अंदर नमक डाला तो नमक क्या है, यो आउटर सब्सटेंस डाल दिया तुमने उसमें। अब आपने उसमें क्या डाल दिया, बाह्य पदार्थ डाल दिया बाहर से। तो जैसे ही आप नमक डालेंगे क्या होगा, एकदम बहुत सारे झाग के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे। तो इससे आप ध्यान रखें कि जैसे ही हम बाह्य पदार्थ, और नमक क्या है, वो विद्युत अपघट्य है, उसको मिलाएंगे तो विलयन में से गैस बाहर निकल जाती है, और जब बाहर निकल जाएगी तो विलयन में कम उपस्थित हुई, अर्थात उसकी विलेयता घट जाती है। तो बाहरी पदार्थ मिलाने से विलेयता कम हो जाती है। फिफ्थ, पांचवा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रेशर या दाब। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है विलेयता पर, गैस की विलेयता पर। तो अगर आप ये चीज़ जानते हो कि गैस को अगर किसी द्रव में मिला दिया जाए और हम बनाना चाह रहे हैं इससे विलयन, तो गैस गैसीय अवस्था से अगर विलयन में जा रही है तो आयतन में कमी हो रही है, गैस से द्रव का आयतन कम होता है। तो जब हम गैस को घोल देते हैं किसी विलयन में, किसी विलायक में, और विलयन बना देते हैं तो उसका आयतन कम हो जाता है, और यही दाब का प्रभाव होता है। अगर हम किसी चीज पे दाब बढ़ा दें तो आयतन कम होता है। दाब और आयतन एक दूसरे के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम होगा। तो लाशातेली ने भी यही बताया था कि निश्चित ताप पर दाब में वृद्धि करने पर विलेयता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब गैस को द्रव में प्रवाहित करते हैं तो उसका आयतन घटता है। प्रवाहित करेंगे, विलयन बनेगा तो उसका आयतन घटता है। अतः साम्य दाब बढ़ाने पर उधर विस्थापित होगा जिधर आयतन कम हो। तो साम्य किधर विस्थापित हो जाएगा? विलयन की तरफ। और विलयन की तरफ विस्थापित होने का मतलब गैस का विलयन में बदलना, यानी गैस की विलेयता का बढ़ना। अगर हम दाब कम कर दें तो साम्य इधर विस्थापित हो जाएगा, अर्थात द्रव में से गैस निकल जाएगी। कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो क्या करते हैं? देखो, जब सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक को मैन्युफैक्चर कंपनी सील करती है तो वो हाई प्रेशर पर करती है, ज़्यादा दाब पर, क्योंकि जितना ज़्यादा दाब होगा, जितना दाब ज़्यादा होगा उतना ही आयतन कम होगा, अर्थात उतना ही गैस द्रव में घुलेगी। तो वो हाई प्रेशर पर, हाई दाब पर गैस को घोल कर सील लगा देते हैं, ढक्कन बंद कर देते हैं। अब जब आप लोग चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो जैसे ही ढक्कन हटेगा उसमें से वायुमंडल का दाब तो अंदर के दाब से कम है, CO2 तेजी के साथ बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि जब दाब को हम कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम कब बढ़ता है? जब वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आती है, इसलिए वो गैसीय अवस्था में बदल कर बाहर निकल जाती है। ये हुआ इसका दाब का प्रभाव। अब इस दाब के प्रभाव को गैस की विलेयता पर किसने अध्ययन किया? हेनरी नामक वैज्ञानिक ने, कि किसी गैस की द्रव की विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको अध्ययन किसने किया था? एक हेनरी नामक वैज्ञानिक ने। और उसने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ हेनरी या हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। अब हम हेनरी लॉ देखेंगे। यह भी परीक्षा में काफी पूछा जाता है कि हेनरी का क्या नियम है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर पड़ने वाले गैस के दाब के समानुपाती होती है। मान लीजिए हमने किसी बर्तन में, ये रहा हमारा विलायक, और इसमें हमने गैस भर दी, तो ये गैस कितनी मात्रा में घुलेगी ये काय पर निर्भर करेगा? इस गैस ने इसकी सतह पर कितना दाब लगाया। तो हेनरी ने यही नियम दिया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर पड़ने वाले गैस के दाब के समानुपाती होती है। या और इसे कैसे कैसे कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान कितनी मात्रा होगी, इसका द्रव्यमान कितना होगा, उसका द्रव्यमान गैस के साम्य दाब पर निर्भर करता है या साम्य दाब के समानुपाती होता है। भाई इस सिस्टम को हम कैसे बता सकते हैं कि ये गैस है, कहाँ है ये अंदर वाली विलयन वाली, जो विलायक में घुल के बनी है, यानी विलयन में, विलयन वाली गैस, और जो ऊपर सतह पर है गैस, कौन सी वाली? सतह वाली। जब हम गैस प्रवाहित करते हैं तो गैस इसमें घुलनी शुरू हुई, निश्चित ताप और दाब की बात चल रही। अब जैसे जैसे निश्चित ताप पर निश्चित आयतन में गैस प्रवाहित करी तो घुलनी शुरू हो गई। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जितनी गैस इसमें घुल रही है उतनी ही गैस के अणु इसमें से बाहर भी निकल रहे हैं, उसे हम साम्यावस्था कहेंगे। गैसीय विलयन और गैसीय सतह, इन दोनों के बीच एक साम्यावस्था आ जाती है। इस दाब में और इस दाब में, गैस के अंदर घुलने पर जो दाब लगा और सतह पर जो गैस दाब लगा रही है, दोनों के बीच एक साम्यावस्था आ जाती है। इस साम्य की स्थिति में, इस साम्य की स्थिति में गैस का कोई भी द्रव्यमान, मान लीजिए m गैस घुली,
और साम्य दाब P है। तो हेनरी ने बताया कि M और P एक दूसरे के समानुपाती हैं। अब हम जानते हैं कि समानुपाती के चिन्ह को अगर इक्वल्स टू में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं समानुपाती स्थिरांक, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। तो ये वाला जो सूत्र आप देख रहे हैं ये हेनरी फॉर्मूला है, M इज इक्वल्स टू K इंटू P। अब इसी चीज को अगर हम मोलों के पदों में देखें, मोलों की भाषा में बोल रहे हैं, डाल्टन की भाषा में बोल रहे हैं बल्कि ये क्या है, तो कैसे लिखेंगे। तो डाल्टन ने क्या बताया था कि गैस की जो ये है विलेयता वो आंशिक दाब पर निर्भर करती है। उसने इसको क्या बताया, आंशिक दाब। और आंशिक दाब, जो आंशिक दाब है वो किस पर निर्भर करता है, वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो उन्होंने द्रव्यमान की जगह क्या ले लिया, मोल प्रभाज। अर्थात अब मोल प्रभाज किसी गैस का हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, अभी हमने कंसंट्रेशन टर्म में भी पढ़ा था, या तो उसे हम एक्स से दर्शाते हैं, और वैसे सही सिंबल उसका है जीटा। ऐसे एक तिरछी लाइन बना ली और इसको ऐसे क्रॉस कर दो, इसे हम कहते हैं जीटा। तो जीटा गैस, गैस का मोल प्रभाज हो गया। तो यो किस पे निर्भर करेगा, ये किसके समानुपाती होगा, m की जगह उसने यो रख लिया, यो समानुपाती p। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, p समानुपाती जीटा गैस। फिर वही, अगर प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल्स टू में बदलना है तो p इज इक्वल्स टू, अब एक जो कांस्टेंट लिया हमने k की जगह, वो ले लिया KH, और KH हेनरी कांस्टेंट कहलाता है। इसे हम कहेंगे हेनरी स्थिरांक या हेनरी कांस्टेंट। ये हेनरी का नियम है। दूसरा सूत्र हेनरी का ये आ गया, ये किसके रूप में आया, किस संदर्भ में आया, ये आ गया आंशिक दाब और मोल प्रभाज के संदर्भ में। यो मोल प्रभाज है गैस का, यो आंशिक दाब है। यहाँ ये दाब था और ये मात्रा थी या भार था, ये सूत्र बना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये थोड़ा शॉर्ट कर लें, KH इज इक्वल्स टू P अपॉन जीटा गैस, ये लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं उसे। अर्थात हेनरी कांस्टेंट गैस के आंशिक दाब और विलियन में गैस के मोल प्रभाज के अनुपात के बराबर होता है। ये था हेनरी का नियम। अब एक प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हमें क्यों इसे कहानी को पढ़ा रहे हैं, क्या फायदा है इसका। तो अर्थात इसके कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, हम क्या यूज करेंगे हेनरी रूल का, हेनरी के नियम के क्या फायदे हैं। तो एप्लीकेशंस, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। पहला अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग आप देखें, वही पहला तो कोल्ड ड्रिंक पे आ जाओ। पहला अनुप्रयोग तो यही हुआ कि शीतल पेय पदार्थ या सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद करते हैं, इसलिए बोतल खोलने पर उसमें से फिज की आवाज के साथ CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, पहला तो हो गया कोल्ड ड्रिंक वाला या शीतल पेय वाला। शीतल पेय पदार्थ को कहाँ पैक करते हैं, हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर। ठीक, दूसरा अनुप्रयोग इसका, दूसरा अनुप्रयोग है जो पर्वतारोही है, मान लीजिए ये हमारा फील्ड लेवल है और जो ये पर्वत है ऐसे, तो पर्वतारोही इस पर चढ़ते हैं, पर्वत पर। इस स्तर पर जो P है वो एक वायुमंडल है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी वैल्यू कम हो जाती है, P का मान कम हो जाता है। और हमने अभी पढ़ा है कि गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है, दाब कम होगा तो कम विलेय होगी। कोल्ड ड्रिंक में पढ़ा था, अधिक दाब पे क्यों
पैक कर रहे हैं गैस को उसमें विलय करने के लिए। तो यहाँ तो मनुष्य को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, विलय हो रही है। क्यों? बाहर एक वायुमंडल दाब है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर पहुंचे यहाँ दाब कम हो गया। अब इस स्थिति में हमारी ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की विलेयता घट गई, और जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें परेशानी होने लगती है। क्या परेशानी होगी? हम कमजोरी महसूस करने लगते हैं, और इस रोग को, कमजोरी महसूस करने को कहते हैं एक एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, इस रोग का नाम है एनॉक्सिया। तो जो पर्वतारोही है वो पर्वत पर ऊपर पहुंचने पर एनॉक्सिया या कमजोरी महसूस करता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी है यही कि उसमें श्वसन गैस की विलेयता घट जाती है, O2 की विलेयता घट जाती है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उसे परेशानी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। ऐसा ही एक और उदाहरण, एक और अनुप्रयोग है कि जब समुद्र के अंदर बहुत गहराई में पहुंचते हैं, देखो यहाँ से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो दाब कम होता है, लेकिन जब नीचे गहराई में जाओगे तो दाब बढ़ेगा, फिर दाब बढ़ता है। इसका मतलब जो गोताखोर हैं, समुद्र की नीचे तली में पहुंच रहे हैं, उनके बॉडी पर या ब्लड वेसल्स पर दाब की मात्रा ज़्यादा लग रही है, अर्थात ऑक्सीजन ज़्यादा ब्लड में पहुंच रही है, और जितनी ब्लड में पहुंच रही है उतना ही उनसे बड़ा आराम मिल रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा नीचे पहुंच के। तो ऑक्सीजन ज़्यादा घुल जाती है या श्वसन गैसें ज़्यादा घुल जाती हैं। कब? जब गोताखोर समुद्र में गहराई पर उपस्थित होता है। हम आपने देखा होगा कि वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं गोताखोर सांस लेने के लिए। उस सिलेंडर में गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वायु। तो जब वो उसको सांस लेते हैं तो वो ब्लड में ज़्यादा घुलती है। अब जब वो गोताखोर बाहर आता है सतह पर समुद्र की, यहाँ आ गया जब, तो यहाँ तो एक वायुमंडल दाब है, मान लीजिए यहाँ 2 था, तो यहाँ से यहाँ आने में वो जो गैस ब्लड के अंदर घुली थी वो तुरंत तेजी से बाहर निकलना चाहती है। और बाहर कब निकलेगी? बुलबुलों के रूप में, बुलबुलों के रूप में ब्लड वेसल से बाहर निकलती है। और ये बुलबुले या जो ब्लड वेसल्स में आते हैं वो वहाँ अवरोध या एक रुकावट उत्पन्न करते हैं, और इस अवरोध को हम कहते हैं बैंड्स। इसी का नाम क्या है? बैंड्स है। तो ये बैंड्स बन जाते हैं कब? जब गैस तेजी के साथ दाब कम होने पर बाहर निकलती है हमारे ब्लड वेसल से, तो बैंड्स बन जाते हैं, या गांठें, हिंदी में हम कहें गांठें। तो ये तीसरा अनुप्रयोग हो गया था गोताखोर वाला। ऐसे याद रखोगे, एक गोताखोर का अनुप्रयोग, एक पर्वतारोही का, और एक कोल्ड ड्रिंक का। तो 3 अनुप्रयोग आप इसके याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुए इसके अनुप्रयोग। कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो गोताखोर हैं उनके सिलेंडर में, श्वसन वाले में, कौन कौन सी गैस किस मात्रा में होती है। तो जैसा मैंने अभी बताया, अगर उनके सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो गैसीय मिश्रण है ही, यो रखते हैं तो बैंड्स वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बैंड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इसमें कुछ मात्रा में हीलियम मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं? क्योंकि ये कम विलेय होती है, ये विलेयता को घटा देती है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गोताखोरों के द्वारा प्रयुक्त श्वसन गैसों में संघटन क्या है उनका, कौन कौन सी गैस किस मात्रा में उपस्थित होती है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 56.2%, ऑक्सीजन की होती है 32.1%, और हीलियम की होती है 11.7%। ये जो समुद्री गोताखोर हैं उनके सिलेंडर में भरी हुई गैस का संघटन है। अब आज के लेक्चर की अंतिम चीज कि इसकी जो हेनरी का नियम है ये कहाँ कहाँ लागू होगा, अर्थात इसकी कुछ सीमाएं हैं या जहाँ मन करेगा वहाँ थेप देंगे, लिमिटेशंस।
इसकी कुछ सीमाएं हैं भाई, हर जगह लागू नहीं कर सकते। क्या? एक तो ये होता है आइडियल गैसेस पर, जैसा हमने पिछले साल बोला था आइडियल गैस के बारे में कि कोई भी गैस आइडियल संभव नहीं है। तो ये तो थियोरेटिकल चीज़ है, ख्याली पुलाव है कि आइडियल गैस पे यो निर्भर क्या नाम लागू होगा। तो आइडियल गैस तो संभव ही नहीं है। फिर रियल गैस के बारे में बताओ हमें। तो रियल गैस में उस स्थिति में लागू होगा जब दाब उच्च ना हो, अधिक ज़्यादा ना हो। उच्च नहीं, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। ताप टेम्परेचर अधिक निम्न नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम ना हो। गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, गैस की जो विलेयता है वो कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गैस डाली या तुरंत घुल गई। अर्थात इसे हम और क्या कैसे बता सकते हैं कि जो गैस है वो विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। वो आणविक अवस्था में हमेशा समान रहनी चाहिए। जैसे हमने उदाहरण दिया था NH3 और H2 का, NH3 और H2, इसने NH4OH बना दिया था जो आयोनाइज हो गया था NH4 प्लस में और OH माइनस में। तो इस वाले तंत्र पर ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि गैस क्रिया कर रही है और क्रिया करने पर वियोजित भी हो रही है, जो पदार्थ बना वो वियोजन भी कर रहा। तो इस पर ये नियम लागू नहीं होने का। हाँ, इसी गैस को अगर हम बेंजीन में मिला दें इस मिश्रण पर, तो यो नियम क्या नाम है हेनरी लॉ इस पर अप्लाई होगा। एक मुख्य चीज़ ये भी याद रखेंगे कि बेंजीन के जलीय विलयन पे यो लागू नहीं होता, जबकि अमोनिया के जलीय विलयन पे लागू नहीं होता, जबकि अमोनिया का बेंजीन में विलयन हो तो उस पर यो नियम लागू होता है। इसी के साथ आज का लेक्चर अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम इसे समाप्त करते हैं। पहले पार्ट को पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत को प्रभु को सुपुर्द कर दो। फल देना उसका काम है, पता नहीं कोरोना कब फल देगा। तो भैया पढ़ते रहो, कोई समस्या हो पूछते रहो, बस एक काम जरूर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जितने भी आपके जान पहचान के हैं और बेचारे वो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, उनको ये शेयर कर दो कि भैया इसे ज्वाइन कर और सीख ले। धन्यवाद।